गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत, सब मंगल, सब मजे में। मैं भी बहुत अच्छा हूँ मेरे प्यारे दोस्त। और उम्मीद है कि आप सब बहुत मजे में अपने तैयारी को लेके आगे बढ़ रहे होंगे एक बेहतरीन अंदाज में। उसी अंदाज को और बेहतर बनाने के लिए आज मैं हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग किसान, जमींदार और राज्य कृषि समाज किस साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में, ब्रिटिश काल में कैसे ये सब चीजें थी, उसका क्या महत्व था, कैसे क्या चीजें निकल के आई, क्या क्या कृषि से संबंधित व्यवस्थाएं थी, उसका संपूर्ण निचोड़ वन शॉट के रूप में हम लोग समझने वाले हैं। ये सीरीज सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। इसमें मैं किसी भी चैप्टर को बहुत डेप्थ में पढ़ाने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में बच्चों को पूरी तरह से आश्वस्त कर दे कि नहीं भाई, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम के लिए। क्योंकि मेरे दोस्त, ये चैनल बहुत नया है आप लोग के लिए। कुछ ही दिन पहले हम लोग आपसे जुड़े हैं और अभी समय ये नहीं था कि मतलब मैं किसी भी चैप्टर को बहुत डेप्थ में आपको पढ़ा सकूं। हाँ, यकीन मानो इन सब चीजों को हम बहुत डेप्थ में चर्चा करेंगे। अगले सेशन में आपको उस अंदाज में वो चैप्टर मिलेगा कि आप किसी भी लेवल का तैयारी करना चाहते हो, आप अपना बेस 100% मजबूत कर सकते हो। क्योंकि मेरा जो पैटर्न है ना, मैं जिस आधार को पाठ्यक्रम के आधार पे पढ़ाता हूँ वो है एनसीईआरटी। मैं उस चीज को, एक एक चीजों को बहुत डेप्थ में लेके जाऊंगा, लेकिन अगले सेशन में, अगले बार। इस बार सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज। और एग्जाम ओरिएंटेड में भी ये नहीं कि बस सिर्फ आए कुछ से कुछ एग्जाम में के लिए पढ़ा दिए चले गए, नहीं। उस चैप्टर के जितने मुख्य निचोड़ है वो सब आपको मिलने वाला है। ढेर सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, पीवाईक्यू मिलने वाला है। चैप्टर की ओवरऑल समरी मैं करवा रहा हूं। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी भी चीज को लेके आपको कहीं कटौती करनी है। हाँ, लेकिन बहुत ब्रॉड लेवल पे नहीं पढ़ा सकता, अभी बहुत डिटेल्स में नहीं समझा सकता, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अगली बार इस चीज का आप मजा लेंगे हमारे साथ, बहुत मजे से। तब दो दो तीन तीन क्लास में एक एक चैप्टर हम लोग कहानी के तौर पे इतना डेप्थ में पढ़ेंगे कि मजा आ जाएगा, एकदम अलग लेवल का। मजा तो अभी भी आ रहा है और आते ही रहेगा। तो इसीलिए मन में कोई भी संदेह ना रख के बस अपने पढ़ाई को बेहतर बनाओ, बेहतर से ज्यादा बेहतर बनाओ, एकदम बेहतरीन बनाओ। मेरी हर संभव प्रयास रहेगी आपके पढ़ाई में चार चांद लगाने की। ज्यादा बात न करते हुए बाबू, इस चैप्टर को करते हैं शुरू और समझते हैं बातों को, पढ़ते हैं चीजों को। ठीक है, आ जाओ। क्या है कृषि समाज का परिचय? कृषि समाज का परिचय में साफ समझ में आ रहा है कि हम लोग किसानों के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसे समाज के बारे में बात करने वाले हैं बाबू जिसमें हम किसानों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, भारतीय कृषि की विशेषताएं, अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पे आज भी 70 से 80% आबादी लगभग गांव में निवास करती है। देखो, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर। कितनी प्रतिशत? 80% जनसंख्या किस पे निर्भर है बाबू? कृषि पे। किस पे निर्भर है? कृषि पे। विविध फसलें, मतलब अनेक अनेक फसलें उगाई जाती है, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, कपास, नील, अफीम इत्यादि। ठीक है। मौसम, सिंचाई और मिट्टी पर निर्भरता। ठीक है, मौसमी जलवायु होने के कारण हम लोग मौसम पे मुख्य रूप से निर्भर है। उसके साथ साथ अगर मौसम ने साथ नहीं दिया, जलवायु ने साथ नहीं दिया, तो हम सिंचाई के लिए अलग अलग चीजों पे निर्भर हैं। भूमिगत जल निकालते हैं, उससे अपनी सिंचाई करते हैं। नहरों का जाल बिछा हुआ है, नदियों के पानी से हम खेतों की सिंचाई कर रहे होते हैं। और मिट्टी की निर्भरता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में विविध प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उत्तर भारत की मिट्टी अलग है, दक्षिण भारत की मिट्टी अलग है। कहीं पे नगदी फसलें उगाई जाती है तो कहीं पे खाद्य फसलें उगाई जाती है, तो कहीं की मिट्टी जायद फसलों के लिए उपयुक्त है ना। ये विविधता भारत में आपको देखने को मिलती है ना बाबू। चलो, ब्रिटिश प्रभाव, हम बात कर रहे हैं उपनिवेशिक काल की। उपनिवेश काल है ना बाबू, 1764 से 1947। भारत बक्सर का युद्ध, गुलामी का दौर, जब भारत पूर्णतः अंग्रेजों के गुलाम में चला गया। 1757 में शुरू होती है और पूर्णतः गुलामी कब कब बाबू? 1764 में पूर्णतः गुलामी। ठीक है, 1764 मतलब बक्सर का युद्ध।
ठीक है, बक्सर का युद्ध, भारत स्वतंत्र। तो ये बीच के कालखंड में ब्रिटिश प्रभाव को हम पढ़ेंगे, बीच के कालखंड में हम ब्रिटिश प्रभाव को पढ़ने वाले हैं। कृषि को वाणिज्य बनाया, नकदी फसलें, नील, अफीम, चाय। नील, अफीम, चाय। चाय की अगर खेती की बात करो तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और असम, ये मुख्य रूप से चाय उत्पादन के लिए, ये मुख्य रूप से चाय उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। किसमें? नकदी फसल में। अफीम की खेती, नील की खेती, नील की खेती के बारे में आप जब भी पढ़ते हो आपको बिहार का चंपारण जिला याद आता है। 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सबको याद होगा, रामचंद्र शुक्ल के बुलावे पे। स्पष्ट है मेरे दोस्त, बातें समझ आ रही है? जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। अब एक एक करके इन तीनों बंदोबस्त के बारे में, कृषि से संबंधित ये जो व्यवस्थाएं थी जिसमें जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था, इन सब चीजों को हम डिटेल्स में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? किसानों का शोषण, कर्ज और भूखमरी, अकाल जैसी स्थिति आ गई, किसानों की हालत बद से बदतर हो गई, उन पे अलग अलग तरीके से कर्ज थोपे गए। किस काल में? उपनिवेशी काल में। ठीक है ना, किस काल में? उपनिवेशी काल में। समझ में आ रहा है बाबू? चलो आ जाओ। भूमि बंदोबस्त प्रणालियां, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, क्या क्या प्रणाली थी? देखो, अस्थाई बंदोबस्त से परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। कहां कहां हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्षेत्र याद रखना, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। विशेषताएं क्या थी? लॉर्ड मत पढ़ो यार, इन लोगों को लॉर्ड क्यों बोलना, इन लोगों को लॉर्ड क्यों ही बोलना। ठीक है, इन लोगों को लॉर्ड नहीं बोला जाएगा ना, लॉर्ड नहीं बोलेंगे हम लोग। ठीक है, चलो। कार्नवालिस के द्वारा ये चीजें लागू हुई। कौन सी बंदोबस्त? अस्थाई बंदोबस्त। कब हुआ था? 1793 में। जमींदारों को मालिकाना हक, लगान अस्थाई। ठीक है, इसमें मालिकाना हक किसको मिल गया? जमींदारों को। और क्या हो गया? लगान अस्थाई हो गया। प्रभाव क्या हुआ? जमींदारों का शोषण बढ़ा, किसान रैयत बने, लगान वसूली कठोर। मतलब एक तरह से भारत देश में जमींदारों की स्थिति ये हो गई कि उन्हें कठपुतली बना दिया गया। उन्हें जमीन का हक तो दिया गया, लेकिन उनसे इतना ज्यादा लगान वसूला जाने लगा कि वो जमीन उन्हीं के लिए भारी पड़ने लगा। बातें समझ आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, लगान वसूली कठोर। ठीक है, किसमें? अस्थाई बंदोबस्त में। क्षेत्र किस, कौन सा? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वही जो उस समय बंगाल का हिस्सा था। ठीक है ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? कर्नवालिस ने। कब लागू किया? 1793 में। ठीक है, क्लियर है बाबू? अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था, मद्रास और बॉम्बे वाले क्षेत्र में। ठीक है, थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया। किसान सीधे सीधे सरकार को लगान देते, इसमें जमींदारों को खत्म कर दिया गया। किसमें? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। क्षेत्र कौन सा? मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, किसान मालिक लेकिन लगान ऊंचा, 50 से 60%, जिससे क्या हुआ? कर्जा बढ़ा। जिससे क्या हुआ? कर्ज बढ़ा, बढ़ेगा ही ना। अब किसान मेहनत करके अपना सब चीज लगा के फसल को उपजा रहा है, और उसके उपजाए गए फसल का 50 से 60% हिस्सा सीधे सीधे किसके द्वारा ले लिया जाता था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो उनकी स्थिति बद से बदतर होने लगी। उसके बाद है महलवाड़ी व्यवस्था, उत्तर प्रदेश और पंजाब में। हॉल्ट मैकेंजी, गांव ग्रामीण क्षेत्र आधारित लगान, सामुदायिक दायित्व लेकिन जमींदारों जैसा शोषण। ठीक है, मतलब ओवरऑल मतलब ये है कि हालात बद से बदतर होने लगे। बद से बदतर होने का मतलब क्या? कि किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी, लगान कठोर होने लगे, उन पे अलग अलग प्रतिबंध लगाया जाने लगा। उनको न चाहते हुए वो सब फसलें उनसे उगाई जाने लगी उनके द्वारा। जो चीजें वो नहीं उगाना चाहते थे वो भी उनको करना पड़ रहा था। मतलब ये था मेरे भाई कि किसानों की स्थिति ब्रिटिश काल में किसान न रह के मजदूरों वाली हो गई। उनसे उनका सब हक छीन लिया गया। मतलब भारत एक कौन सा देश था? कृषि प्रधान देश था। उस कृषि प्रधान देश को मतलब अपने व्यापार के लिए, अपने फायदे के लिए शोषण के इस हद तक गिर गए
शोषण का वो दौर शुरू हुआ जिसमें ब्रिटिश ने भारतीय कृषि की रीढ़ की कमर तोड़ दी, पूरी तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। किसानों की स्थिति इतनी भयावह हो गई कि वो खेती करना छोड़ के मजदूरी करने के लिए विवश हो गए। और ये सब क्यों हुआ? ये सब क्यों हुआ? ये सब सिर्फ इसलिए हुआ कि हम सब में राष्ट्रवाद की कमी थी। राष्ट्रवाद की कमी के चलते धीरे धीरे उन्होंने हमारी सोच को जानने के बाद हमें अपना गुलाम बनाना शुरू किया, और उस गुलामी के जंजीरों में हमें ऐसे जकड़ा कि हम पूरी तरह से अपने आप को क्या कर लिए बाबू? बर्बाद कर लिए। हम पूरी तरह से अपने आप को क्या कर लिए? बर्बाद कर लिए। किसके वजह से? अपने सोच के वजह से। मेरे दोस्त, आप जिस उम्र में हो आज तत्कालिक फायदे के लिए आप किसी गलत रास्ते पे जाके अपने आप को, अपने मानसिकता के चलते एक ऐसे रास्ते पे लेके चले जाओगे कि आप अपने आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आप मानसिक रूप से किसी के गुलाम हो जाओगे। और एक दिन वो आएगा कि जब आप गुलामी के बंदिशों में ऐसे जीने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, अपना कहने के लिए कुछ नहीं होगा। आपका शोषण हो रहा होगा लोगों के द्वारा, और उस दलदल में आप ऐसे फंसे रहोगे कि आप चाह के भी नहीं निकल सकते। तो मेरे भाई, आज वो सब करो जो कल के लिए आपके जीवन को आसान बना सकता है, क्योंकि लाइफ का ये वो दौर है भाई। आज अगर अच्छा करते हो, कल उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। अगर आज आप मस्ती में अपने आप को बर्बाद करते हो, तो कल वो मस्ती आप पे भारी पड़ेगा। तो देख लो कब ज्यादा आसान होगा आपके लिए मेहनत करना। चॉइस इज योर्स, है ना बाबू? लाइफ आपकी है, फैसले भी आप ही के हैं। मजा आ रहा है? बातें हर तरीके से आपको समझ आ रही है? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी? सारी चीजें स्पष्ट है, क्लियर है? कोई उलझन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आ जाओ। नकदी फसलें और किसान, नकदी फसलें और किसान, नकदी फसलें और किसान क्या है बाबू? देखो, नील की खेती, नील की खेती, इंडिगो कल्टीवेशन, ठीक है। अब नील की खेती और इंडिगो कल्टीवेशन के लिए चलो आ जाओ थोड़ा सा, है ना। सदी, कौन सा? 20वीं, ठीक है। मतलब 1900 से लेके 1999 तक, 1900 से लेके 1999 तक सदी, ठीक है। अगर काल की बात करो, वर्ष की बात करो, काल छोड़ो, वर्ष, वर्ष 1917। स्थान की बात करो मेरे भाई, स्थान चंपारण। और ये क्षेत्र कहाँ का बाबू? बिहार। मुद्दा तिनकठिया पद्धति, ठीक है। फसल कौन सा बाबू? नील। नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी, ठीक है। किसके कहने पे? रामचंद्र शुक्ल के कहने पे, ठीक है। नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी, ये एक डेटा आप अपने ध्यान में रख सकते हो। अब इसकी ये कहानी हम समझ लेते हैं। देखो, लखनऊ अधिवेशन में और बिहार से किसानों के एक नेता, कौन? रामचंद्र शुक्ल, जब वहां अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, जिसमें इन्होंने अंग्रेजों द्वारा हो रहे जुल्म के बारे में, इस नील की खेती के बारे में अवगत कराया। किसको? गांधी जी को।
उन्होंने पूरे के पूरे कांग्रेस को इसके लिए जागरूक कराया, बातें रखी उनके बीच, वो बताने का प्रयास किए कि कैसे 3 कट्ठा जमीन पे 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पे कैसे अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती है। जिस खेती के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा लागत लगाना पड़ता है, उसको बचाने के लिए बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं। उसमें जितना लागत लगता है उसका 10% से 20% ही इनको मिल पाता है, बाकी 70 से 80%, 90% तक इनका पैसा बर्बाद हो जाता है। वो नकदी फसलें किसके द्वारा ले ली जाती है? अंग्रेजों के द्वारा। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति भी खत्म होती है और किसानों की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। ये बहुत बड़ा जुल्म था। इस जुल्म से जब ये महात्मा गांधी को ये बात पता चली तो रामचंद्र शुक्ल के कहने पे वो क्या करते हैं, बिहार आते हैं। बिहार में कहाँ पे? चंपारण। बिहार में कहाँ पे बाबू? चंपारण। और वहां पे वो किसानों के समस्या को सुनने के बाद चंपारण सत्याग्रह के नाम से उन्होंने अपना पहला आंदोलन शुरू किया। कब? 1917 में उन्होंने अपना पहला आंदोलन शुरू किया। कब? 1917 में। और उस आंदोलन में उन्होंने किसानों पे हो रहे जुल्म के बारे में, लगान के बारे में, अंग्रेजों के खिलाफ पहली सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी और उन्हें सफलता मिला। ये वो मुद्दा था जो आपके एग्जाम के लिए एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है। इससे एग्जामिनर अधिकतर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में, लघु उत्तरीय प्रश्न में चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं पूछा जाता है बार बार। तो ये चीजें आप यहाँ से आसानी से याद रख सकते हो, पूरा का पूरा डेटा है। बात समझ में आ गया? नहीं आ गया? बताओ, आ जाओ तो पीछे आओ। देखो, बंगाल, बिहार में अनिवार्य 3 कठिया पद्धति, 3/20 भूमि पर नील की खेती। ये बातें मैंने अभी आपको समझाई। यूरोपीय प्लांटरों पर शोषण, ठीक है। नील विद्रोह 1859-60। चंपारण बिहार में राजकुमार शुक्ल, गांधी जी 1917। सारी बातें मैंने आपको समझा दी बढ़िया से। ने सत्याग्रह किया, नील आयोग, 3 कठिया समाप्त। गांधी जी के इस आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 3 कठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं, तो आप आसानी से इसको अपने भाषा में आंसर कर सकते हैं कि कृषि की एक ऐसी पद्धति जिसमें 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पे जबरन अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटेनों द्वारा भारतीय किसानों से, विशेष तौर पे बिहार के चंपारण क्षेत्र में क्या किया जाता था? नील की खेती कराई जाती थी। नील की खेती कराई जाती थी, जिसे हम किस पद्धति के नाम से जानते हैं? 3 कठिया पद्धति, ठीक है। अफीम और कपास। अब देखो अफीम और कपास के बारे में। अफीम बिहार बंगाल में ब्रिटिश व्यापार के लिए अफीम की खेती कराई जाती थी, एक नकदी फसल है, ठीक है। कपास, अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 65 के दौरान मांग बढ़ी, किसानों को लाभ हुआ, लेकिन बाद में इससे किसानों का ह्रास हुआ, ठीक है। चाय बागान, असम में मजदूरों का शोषण, अनुबंध प्रथा। चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों का शोषण, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे ना, कुछ नहीं मिलता था भाई, बस खटते रहो। वो कर रहे हैं, उनके बच्चे कर रहे हैं, उनकी पत्नी कर रही है, उनका जबरदस्त शोषण होता था और बदले में कुछ नहीं मिलता था। बदले में कुछ नहीं मिलने का मतलब जिस हिसाब से वो मेहनत करते थे उस हिसाब से उनका कोई वैल्यू नहीं था, कुछ नहीं मिलता था। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो नकदी फसलें और किसानों की स्थिति का अगर हम संपूर्ण जायजा लें, इसका परिणाम देखें तो परिणाम ये हुआ कि किसानों की स्थिति किसान न रह के एक बंधुआ मजदूर की रह गई। वो जबरन मजबूरन वो खेती करने पे मजबूर हो गए जो नहीं चाहते थे, वो खेती करने पे वो मजबूर हो गए जो नहीं चाहते थे, और उस खेती के बदले में उन्हें मिला क्या? ह्रास मिला। ह्रास मतलब नुकसान हुआ, उनके खेतों का नुकसान हुआ, उनका मतलब अर्थव्यवस्था, आर्थिक रूप से वो कमजोर हो गए, उनके अपने खेती में जो उनकी दिलचस्पी थी वो खत्म हो गई, और धीरे धीरे उनकी स्थिति इतनी, वो मनोदशा इतनी खराब हुई कि वो किसानी छोड़ के मजदूरी करने पे उतर गए। हालात इतने बदतर हो गए कि अपने खेतों को छोड़ के वो पलायन हो गए, वो शहर में जाके मजदूरी करने लगे। बातें समझ आ रही है? नहीं आ रही है? क्लियर है बातें यहां तक? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई उलझन, कोई समस्या कोई भी नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन और विद्रोह। किसान आंदोलन और विद्रोह। देखो, विद्रोह या आंदोलन, वर्ष, क्षेत्र, नेता और कारण, और उसका परिणाम क्या हुआ।
ये वो डेटा है जो पूरे बुक में आपको अलग अलग जगहों पे बहुत डिटेल्स में लिखा है। इसका एक शॉर्ट नोट आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा क्लास के बाद, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, सारी चीजें आपको मुफ्त में मिलेगी, कोई आपको परेशानी कोई टेंशन नहीं है। बस अगर कुछ टेंशन है तो इतना कि हमें लाइफ में करना क्या है, उस चीज का सॉल्यूशन आज ही ढूंढ लो, सब मजेदार हो जाएगा। पढ़ाई को टेंशन लेके करना ही मत, पढ़ाई को टेंशन लेके करना ही मत, सब चीजें आपके पक्ष में होगी, अच्छा होगी, टेंशन ना लो। आ जाओ, संथाल विद्रोह सबसे प्रमुख विद्रोह में से एक विद्रोह जिसे हम संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं, जिसमें दो भाइयों की कहानी पढ़ते हैं, सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू, ठीक है। 1855-56 ईस्वी भी याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, हर बार लगभग पूछा जाता है, मे भी इस बार भी पूछा जाए कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। संथाल विद्रोह का क्षेत्र कौन था? बिहार और बंगाल का क्षेत्र, बिहार का वो पहाड़ी वाला क्षेत्र, पहाड़िया क्षेत्र जो आज भागलपुर का क्षेत्र है, ठीक है ना, बिहार बंगाल, ठीक है। जमींदार साहूकार का विरोध, दमन, लेकिन संथाल परगना बना, ठीक है। दमन मतलब इस तरीके से दमन किया जाता है, बहुत बेरहमी से दमन किया जाता था, क्योंकि ये जो संथाली लोग थे या आदिवासी लोग थे, इनको भाई ये प्रकृति प्रेमी थे, जंगलों में रहते थे, पेड़ों के बीच में रहना वही उनका घर था, आवास था, तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेमी थे। तो इनको जंगलों से निकाल के जंगलों को पे कब्जा करना, अंग्रेजों द्वारा जंगलों का सफाया करना, अपने व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करना, अपने वाणिज्यिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जंगलों का अंधाधुंध कटाई हो रहा था, इनके घरों को उजाड़ा जा रहा था, तो ये चीजें इनके लिए बड़ा ही दर्दनाक था। उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया, उस विद्रोह का बुरी तरह से दमन किया गया, जिसमें जमींदार और साहूकार मुख्य रूप से क्या थे, भाग ले रहे थे। इन लोगों ने भी जम के मुकाबला किया, दमन किया गया, लेकिन उसके बावजूद संथाल परगना बना, ठीक है। समझ में आ गया मजेदार तरीके से? आ जाओ, दक्कन दंगे, दक्कन दंगे, दक्कन मतलब दक्षिण का क्षेत्र, दंगे 1875 कहां पे? महाराष्ट्र में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? वसुदेव बलवंत फड़के। महाजनों का विरोध, इनका भी दमन किया गया। महाजनों मतलब क्या? महाजनों मतलब सेठ साहूकार, जो ज्यादा पैसे वाले लोग थे, जमींदार, जो किसानों को ऋण देते थे और बदले में उनको अपना गुलाम बना लेते थे, उनको जमीनों को हड़प लेते थे, उनके द्वारा पैदा किए गए सारे के सारे फसलों को अपना फसल समझते थे, मतलब एक तरह से उनपे पूरा का पूरा जुल्म होता था, संपूर्ण अत्याचार किया जाता था, जिसके खिलाफ दक्कन दंगा हुआ। किसके नेतृत्व में? 1875 में वसुदेव बलवंत फड़के के द्वारा, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह, इसकी कहानी मैंने आपको बहुत मजे से, बहुत इत्मीनान से, बहुत बढ़िया से अभी सुनाया, आपको मजा आया होगा, आया नहीं आया बताओ? मजा आया था ना, समझ में आया था? वही महात्मा गांधी के द्वारा रामचंद्र शुक्ल के कहने पर ये बिहार गए, वो 3 कठिया पद्धति जिसमें नील की खेती कराई जाती थी जबरन, उससे बाकी के खेत भी क्या हो जाते थे, बंजर हो जाते थे, उनकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी, किसान बुरी तरह से परेशान थे। तो रामचंद्र शुक्ल के कहने पे गांधी जी बिहार आते हैं, ये उनका पहला आंदोलन होता है 1917 में। बिहार का क्षेत्र कहां पे? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाबू? चंपारण, ठीक है ना। नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी। 3 कठिया प्रथा समाप्त, 3 कठिया प्रथा समाप्त, 3 कठिया प्रथा समाप्त, गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह, सफल पहला सत्याग्रह था, वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से सफल हुआ है ना, सफल सत्याग्रह, ठीक है ना बाबू? क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलो, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात की बात है, 1918 गुजरात। गांधी और वल्लभ भाई के द्वारा फसल खराब फसल होने के बाद भी इनसे जबरदस्ती लगान वसूला जा रहा था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने अपना अगला सफल आंदोलन किया। कहां पे? खेड़ा में, खेड़ा में। और इसका प्रभाव क्या हुआ? अंग्रेजों को झुकना पड़ा, इनका लगान माफ करना पड़ा, ठीक है। ये इनका दूसरा सफल सत्याग्रह था, दूसरा सफल सत्याग्रह, ठीक है ना, ठीक है। पहला चंपारण में, दूसरा खेड़ा में।
आगे देखो, बारदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। लगान विधि का विरोध, सरदार की उपाधि, यहीं पे इनको सरदार की उपाधि मिलती है। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रख सकते हो, आपसे पूछा जाएगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा मिली, तो वही बारदोली वाला आंदोलन था 1928 ईस्वी में। ठीक है, कहां पे बाबू? गुजरात में। वहीं पे उन्हें किसकी उपाधि मिली? सरदार की। ठीक है ना। यहाँ पे खेड़ा आंदोलन के बाद अहमदाबाद का भी आंदोलन आप याद रख सकते हो। गांधी जी का बैक टू बैक तीसरा आंदोलन 1917 और 18 में लगातार 3 आंदोलन हुआ, एक चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए था, जिसमें उनको मतलब निश्चित वेतन, काम का निश्चित समय, उसके लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था और वहां पे मिल मालिकों को झुकना पड़ा था। तो यहाँ पे वो लिस्ट में इसलिए नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है मेरे बाबू? किसान आंदोलन की। यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही है? किसान आंदोलन की। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सिर्फ किसान आंदोलन की। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? मजे से बातें समझ आ रही है? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई उलझन नहीं होगा? नहीं है ना दोस्त? आगे बढ़े। ये सब डेटा अगर आप ध्यान में रखते हो तो यकीन मानो आप इससे बाहर कुछ नहीं। हिस्ट्री में अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया है, अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया, अगर उतना ही आप बढ़िया से पढ़ लेते हो ना, तो हिस्ट्री में उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास अब डबल डबल क्वेश्चन होंगे। जैसे 10 क्वेश्चन है तो कोई 5 करना है। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन है तो कोई 25 करना है। मतलब डबल क्वेश्चन है, और उसमें भी अथवा वाली झंझट नहीं है, ये नहीं ये नहीं तो ये करना है, कोई नहीं, उस 10 में से कोई भी 5 कर दो। तो अगर बैकलॉग वाले भी आप लोग हो ना, और एग्जाम में जो बहुत बेहतर तैयारी कर रहा है उसको बीट करना चाहते हो, तो बस एक स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है, जो मेरे साथ आप कंटिन्यू सीख रहे हो। यकीन मानो आप कंटिन्यू करो, सब आपके फेवर में होगा और मजे से होगा, बेहतरीन होगा, झक्कास जिसको बोला जाता है, बवाल कर दो एकदम, मजा आएगा। आगे बढ़े। देखो, इक्का आंदोलन 1921, इक्का आंदोलन 1921 कहां पे? अवध में, लगान और बेगार विरोधी। ठीक है, और मोपला विद्रोह 1921 मालबार। ठीक है, जमींदारों के खिलाफ। ठीक, अब देखो जमींदारों की भूमिका, अभी तक किसानों की और किसानों के नेतृत्वकर्ताओं की विद्रोहों की बात कर रहे थे, अब जमींदारों की भूमिका पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो शक्ति क्या था किसानों जमींदारों के पास? जमींदारों की शक्ति क्या थी मेरे बाबू? लगान वसूली करना, बेगार, नजराना, मतलब बैठे बैठे किसानों पे जुल्म करना, नजराना लेना, वसूली करना। और लगान वसूली का भी क्या लगता है कि ये सब इन लोगों के हाथ में था? नहीं, ये लोग एक कठपुतली थे। जमींदार क्या था? एक कठपुतली। इनका आधिकारिक तौर पे अपना वर्चस्व कुछ रहा ही नहीं। इनकी अपनी सेनाएं लगभग छीन ली गई। इनके सेना में ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का शासन है ना। इनको जिम्मेवारी दी गई थी कि भाई आप अपने प्रांत से अपने किसानों से लगान वसूलेंगे। वो लगान ये वसूलते थे, उसको लेके अंग्रेज जाते थे। इनके पूरे प्रशासनिक व्यवस्था पे कंट्रोल एक तरह से क्या था? अंग्रेजों का था। तो ये कठपुतली से ज्यादा कुछ जमींदारों की भूमिका नहीं थी। बातें समझ में आ रही है ना? जमींदारों की भूमिका इससे ज्यादा कुछ थी नहीं। ठीक है, प्रकार क्या था? राजस्व संग्राहक, मालगुजार। ठीक है ना, जो बातें मैंने अभी आपको समझाई। किसान पर प्रभाव, बेदखली, कर्ज और गरीबी। एक किसानों पे इनका प्रभाव खाली दुखदाई था। ये किसानों के प्रति उदारवादी विचार के साथ कैसे जी सकते थे? क्यों? क्योंकि ये खुद ही गुलाम थे, खुद इनके अपने शान शौकत को मेंटेन करना था, खुद इनके राजस्व को चलाना था, अपने राजस्व से अंग्रेजों का पेट भरना था। तो न चाहते हुए भी किसानों पे लगान बढ़ाते जा रहे थे, कर्ज बढ़ाते जा रहे थे। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? ब्रिटिश समर्थन, जमींदार ब्रिटिश हितों के रक्षक। अभी तो मैंने बताया, अभी तो ये बातें मैंने कहानी के रूप में आपको समझाई मेरे भाई। अभी तो ये बातें मैंने कहानी के रूप में आपको समझाई। अभी तो मैंने ये बातें कहानी के रूप में आपको समझाई। आपको ये बात अभी भी कहानी के रूप में मैंने समझाया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? देखो, राज्य की भूमिका, लगान वसूली, कठोर नीति, नीलामी, कठोर नीति, नीलामी।
वाणिज्य कृषि जिसमें नकदी फसलें, भारत को कच्चा माल आपूर्तिकर्ता बनाया गया। ठीक है। परिवहन में 1853 में रेलवे की शुरुआत, अनाज का निर्यात। ठीक है। देखो अब पहले इतनी बातों को हम थोड़ा सा कहानी के तौर पे समझ लेते हैं कि राज्य की भूमिका का मतलब क्या हुआ। राज्य की भूमिका का मतलब क्या हुआ? लगान वसूली का मतलब क्या? कठोर से कठोर नीति अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, मतलब किसानों की स्थिति को बद से बदतर बना दिया गया। उनकी स्थिति जर्जर हो गई। वो एक ऐसे स्थिति में आ गए कि उन्हें अपना पेशा छोड़ के अलग पेशा चुनना पड़ा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो नीति कितनी कठोर रही होगी। बात यहाँ पे हम किसानों की पढ़ रहे हैं, राज्य की पढ़ रहे हैं। ठीक है। किस काल में? ब्रिटिश काल में। किस काल में बाबू? ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश काल में अगर देश की बात करो, भारत को सोने का चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि भारत में सोना ज्यादा था। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि यहाँ की धरती अनाज नहीं, वो सोना चांदी उगलती थी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? उसी धरती का शोषण इस तरीके से किया गया, वाणिज्यिक फसलें ऐसे लगाई गई, जंगलों का सफाया ऐसे किया गया अपने अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। जमींदार एक तरह से ये कह लो कि वो अंग्रेजों के क्या हो गए? अधीन हो गए, गुलाम बन गए। और वो अंग्रेजों के गुलाम बन के अपने ही प्रांत के किसानों पे ऐसा जुल्म ढाने लगे कि किसान अपने कला को, अपने उस खेती के कला को छोड़ के पलायन करने पे मजबूर हुए। अपने उस चीजों को छोड़ के मजदूरी करने पे मजबूर हो गए। वो छोड़ के कहीं और जाके मजदूरी करने लगे। ये थी उस कठोर नीति का प्रभाव। नीलामी वाली स्थिति आ गई। किसकी नीलामी? मनुष्यों की, मानवों की, है ना। वाणिज्यिक कृषि जिसके बारे में हम लोगों ने अफीम के बारे में, कपास के बारे में और नील के बारे में पढ़ा। नील के खेती को लेके जो सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसकी कहानी हम लोगों ने पढ़ा और समझा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? नकदी फसलें। ठीक है। भारत को कच्चा माल का आपूर्तिकर्ता बनाया गया क्योंकि औद्योगिकरण ने, उद्योगों की क्रांति ने भारत को कच्चा माल का आपूर्तिकर्ता बना दिया। पूरे के पूरे ब्रिटेन का राजस्व, मतलब एकाधिकार प्राप्त था भारत पे व्यापार करने का, तो कोई और देश सोच नहीं सकता था, है ना। तो भारत से पूरा का पूरा कच्चा माल कहाँ जाता था? कहाँ निर्यात होता था बाबू? ब्रिटेन। और ब्रिटेन से पक्के माल के रूप में, किसी वस्तु के रूप में वो बन के वापस भारत के बाजार में आता था और वो हमें ही लूटा जाता था, मतलब हर तरीके से। ठीक है ना। परिवहन। परिवहन में सबसे ज्यादा निर्यात और आयात के लिए जरूरी था रेलवे, जिसकी शुरुआत 1853 में मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की होती है। अनाज निर्यात के लिए आज हमारा परिवहन का सबसे बड़ा अगर जाल बिछा हुआ है सड़क के रूप में, तो किसका है? रेलवे का। ठीक है ना। अब इसका परिणाम क्या हुआ? अगर इसका ओवरऑल परिणाम देखें तो क्या हुआ बाबू? देहातीकरण, किसान मजदूर बने। ये बातें मैंने बहुत अच्छा से आपको डिटेल्स में कई बार समझाया कि किसान क्या बन गए? मजदूर बन गए। भुखमरी की स्थिति आएगी ही आएगी, क्योंकि जो खाद्य फसलें थी उसके जगह पे वाणिज्यिक फसलें उगाई जाने लगी, या फिर जो खाद्य फसलें उगाई जाती थी उसका 50 से 60% जमींदारों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा ले लिया जाता था। तो स्थिति किसकी आ गई? भुखमरी की। बंगाल में अकाल पड़ा 1943। ठीक है, क्लियर है। राष्ट्रीय चेतना, किसान आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया। अब यहां से लोगों के अंदर उन राजाओं के बारे में, उन शासकों के बारे में, उन जमींदारों के बारे में, उन साहूकारों के बारे में, अंग्रेजों के बारे में एकदम मतलब असंतुष्टि इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये राष्ट्रीय भावना, मतलब देश प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में, देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका निभाने में किसानों की सबसे बड़ी भूमिका रही थी। ये रहा इस चैप्टर का वो सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चंस को समझने और उसको सॉल्व करने में आपके समझ को बेहतर बना सकता है। कुमार दिवाकर के साथ आप अपने समझ को बढ़ा रहे हैं, आप मजे ले रहे हैं उन सब चीजों को समझने में, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन को अपने भाषा में लिखने में काफी मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि बाबू मेरा पढ़ाने का पैटर्न वही है जो एग्जामिनर चाहता है। आपके प्रश्न पत्र का जो पहला इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश का पहला लाइन है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव अपने ही शब्दों में दे। तो बनो ना उस लायक कि टॉपिक की समझ ऐसे रखो कि भाई एग्जामिनर तू जो पूछना है, जहां से पूछना है पूछ ले। पूछेगा बुक से ही ना? अरे पूछोगे बुक से ही ना, तो जब बुक से पूछोगे तो फिर जवाब तो मिलेगा ना बढ़िया वाला। क्या दिक्कत है? पूछो, हम हैं तैयार बताने के लिए। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ
आप कंटिन्यू जुड़े रहिए और इस चीज को औरों तक पहुंचाओ, उन सब बच्चों तक पहुंचाओ जो यूपी बिहार में रह के अपने आप को रट्टू बनाए हैं। उनको बोलो कि बहुत रट लिए, बात खत्म, अब आ जाओ एक अलग अंदाज में पढ़ने के लिए, अलग तरीके से, वो भी मेरे साथ मजे मजे में, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है ना, बातों को सीखना है। जैसे ही पढ़ना शुरू करोगे बर्बादी की कहानी शुरू हो जाएगी, रटोगे। क्या रट रहे हो खुद नहीं पता, बस ये रट रहे हो कि एग्जाम में आया था, एग्जाम में आएगा। लेकिन अगर मैं यही बोल दूं कि ये चीजें पढ़ लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछ लिया जाए, आपका आंसर सटीक होगा, फिर देखो ना, मजा ही मजा है। इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सबके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक रखो अपना ख्याल। सबको बाय बाय।